नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में सुल्तानपुर डकैती केस के बाद से ही जिस तरह से जाति को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी के बाद अब बहन मायावती की भी इस घमासान में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने जहां ट्वीट कर इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि एसटीएफ अपराधी की तरह काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जातियों के विरोध में काम करती हुई नजर आती है, आरक्षण के विरोध में काम करती हुई नजर आती है। उसके साथ ही साथ मायावती ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को चोर चोर मौसेरे भाई करार दिया है। यानी कि साफ है कि एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, यूपी में जातीय घमासान में छिड़ी जंग में कूद चुके हैं, तो वहीं मायावती सपा और बीजेपी दोनों को ही गुनहगार करार दे रही हैं। कुल मिलाकर इस घमासान में हर पार्टी अपनी तरफ से बयानों की बौछार करती हुई नजर आ रही है और उपचुनाव से पहले ये बौछार क्यों हो रही है, ये भी सबको खूब अच्छी तरह से पता है। लेकिन देखना यह होगा कि राजनीतिक घमासान और जातियों पर छिड़ी इस जंग में जनता किसका साथ देती है और साथ ही साथ कौन सी पार्टी जनता के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करने का काम करते हैं। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में छिड़ी जातीय जंग में अब राहुल गांधी के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। सुल्तानपुर डकैती केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद छिड़ी जाति की आग की लपटों में अब कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी राजनीतिक रोटियां क्या सेक रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पहले पोस्ट किया, ठीक उसके अगले दिन फिर मायावती ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। पहले राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को कानून विरोधी करार दिया, वहीं एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह से इस्तेमाल करने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कई निशाने लगाते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया है, उससे एक बार फिर से जातियों पर जंग छिड़ गई है। और सवाल यही कि क्या अपराधियों की जांच पूछकर एनकाउंटर किए जाएंगे। मंगेश यादव के नाम का जिक्र करते हुए उससे साफ है कि देर से ही सही, लेकिन जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस भी अब मैदान में कूद चुकी है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में जातीय जंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल है, उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी है। मायावती ने भी सोशल मीडिया पर निशाने साधे। राहुल गांधी की तरह बसपा सुप्रीमो ने भी जातीय मुद्दे पर बीजेपी के साथ सपा पर भी निशाना साध एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में बीजेपी और सपा को चोर चोर मुसेरे भाई करार देते हुए जातीय राजनीति को धूल देने का आरोप लगाया। वहीं बसपा राज के कानून की याद दिलाते हुए योगी सरकार पर भी हमला बोला। कुल मिलाकर यूपी में उपचुनाव से पहले छिड़ी जातीय राजनीति की जंग में अब सपा बीजेपी के साथ कांग्रेस और बीएसपी की एंट्री ये जंग को दिलचस्प बना रही है। जहां एक दूसरे पर तीखे बयानों की भरमार है, मगर देखना यह होगा कि इस जातियों की जंग में खुद को पिछड़ों का हितैषी बताने वाली ये पार्टियां सही मायने में जातियों के साथ कितना न्याय कर पाती है, वो सवाल तो अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की जात के आधार पर हो रही सियासत क्या वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जाति के नाम पर छिड़ी ये सियासत में जिस तरह से सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या अपराधी की जात पूछकर अब कार्रवाई की जाएगी। जहां बीजेपी इस तरह के सवाल विपक्ष से पूछते हुए नजर आती है, तो विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाती हुई नजर आई। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल आपसे रखूंगी मैं। राहुल गांधी का जिस तरह से
एक्स पर पोस्ट आया है और अब राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल ये कि इतनी देरी क्यों कर दी ये पोस्ट करने में? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी हर जगह जहां पर पीड़ित व्यक्ति है या तो जाकर उसके आंसू पोंछने का काम करते हैं, या आप जो कह रही एक्स पर पोस्ट करके कुछ भी, और समय आने पर वहां देर सवेर जाते भी हैं। तो पोस्ट करने में देरी कहाँ हुई भाई? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भाई हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। 1-2 दिन घटनाएं समझने में होती है, क्या है बात है। अब उनको समझ में आया कि ये प्रशासन की गलती है कहीं कहीं से, और जाति धर्म देखकर जिस तरह से ये सरकार जो है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अपनी सभी प्रशासनिक कार्यवाही करती है, वो निश्चित रूप से संविधान विरोधी है। और आदरणीय राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग संविधान के संरक्षण करने वाले लोग हैं। उसी के नाम पर, उसी की बात पर, उसी के विश्वास पर हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। जनता ने हमको जो है काफी विश्वास भी हमारे ऊपर किया। जहाँ तक ये नहीं, तो आपका कहना है कि घटना के इतने दिनों बाद राहुल गांधी को मामला समझ में आया है, तब उन्होंने पोस्ट करी है? अभी तक तो समाजवादी पार्टी हो गए मैडम। राहुल जी परसों या 14 दिन, किस दिन का पोस्ट किए हैं बताइए आप? कितने दिन हो गया? घटना 1-2 दिन बाद तो होता ही रहता है। कितने दिन बाद? बहुत देर तो नहीं हो गई कुछ। हेलो, अरे अब हाँ, एचएन उपाध्याय जी, हफ्ते भर से ज्यादा बीच रहा है। अविरल मलिक जी, इस पर जवाब दीजिएगा। एचएन उपाध्याय जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन देरी हुई है। अविरल जी, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जी, अभी मेरी आपको आवाज आ रही है? जी जी, देखिए, असल में खोलते रहते हैं इन विषयों को कि राजनीति कहाँ की जा सकती है। ये जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और जाति और धर्म की राजनीति जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। अगर ये जाति देखकर इस विषय पर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये MY फैक्टर को अगर हमेशा साधना चाहते हैं तो जनता इनका मुंहतोड़ जवाब चुनावों के दौरान दे देगी। लेकिन अविरल मलिक जी, ये बात तो आप कह रहे हैं, मायावती तो आपको और सपा दोनों को ही चोर चोर मौसेरे भाई करार दे रही हैं। जी नहीं, देखिए, उनका एक अलग प्रकार का स्टैंड होता है हमेशा ही, और वो उस विषय को जनता जानती है, और उनका कितना वोट बैंक आखिर बचा है ये भी सबको मालूम है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। हम किसी जात में, किसी धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, हम विकास में विश्वास रखते हैं। हम हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से सबको एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं, सभी राष्ट्र भक्तों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अविरल मलिक जी, जिस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है और जिस तरह की जाति पर अब तमाम अलग अलग दलों से जो विचार और जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, मायावती ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि फर्जी एनकाउंटर उनके बसपा राज में नहीं होते थे। इसका निशाना सीधे आपकी सरकार पर है। जी नहीं, मैं तो देखिए पूछना चाहता हूँ, इधर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मौजूद है, इधर कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, ये इस बात को कम से कम पहले तय कर लें और स्पष्ट कर लें। कभी ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, कभी ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, और आज ये कहने पर आ गए कि हम यादवों के भी विरोधी हैं, कल को कहते हैं कि ब्राह्मणों के विरोधी हैं। अब आप कहना क्या चाहते हैं? पूजा जी, इस बात को देखिए, कम से कम इस बात को मान लीजिए हम क्रिमिनल्स के विरोधी हैं, और फेक एनकाउंटर बिल्कुल नहीं होते हैं, ये सबको मालूम है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ फेक एनकाउंटर कभी नहीं होता है। पूजा जी, जवाब दीजिएगा इस पर। प्रियंका जी, मैंने किसी के समय में इंटरफेयर नहीं किया और मैं चाहूंगी मेरे समय में कोई इंटरफेयर ना करे। प्रियंका जी, आपको नमस्कार, और साथ ही दोनों प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जाति धर्म की राजनीति हम करते हैं प्रियंका जी। और सदन में 15-20 लोगों के नाम में से सिर्फ 2 नाम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, वही मुस्लिम और यादव का, और उन 15-20 लोगों में से 2 नाम लेकर के वो चिल्लाते हैं। यहाँ पे मुश्किल ये ना प्रियंका जी, जब जो है आप अपराधी को मंडे को लेकर उठा के लेकर के चले जाते हो, उसके बाद 3 दिन बाद एनकाउंटर करते हो, तो ये फेक एनकाउंटर ही है। और ये तरह की फेक एनकाउंटर हम नहीं करते हैं। अगर भाजपा नहीं करती है प्रियंका जी, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कैसे कहती है कि फेक एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है? बिना फेक एनकाउंटर के आंकड़े कहाँ से आ जा रहे हैं? वो भी विपक्ष नहीं लेकर के आ रहा है, ये एनसीआरबी लेकर के आ रही है। तो ये जो अभी इन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो 19,000 सीटें खाई थी प्रियंका जी, जो आरक्षित सीटें थी,
वो क्या जो है हिंदू नहीं थे क्या? वो सब तो हिंदू ही थे। और कौन सा हिंदू धर्म कहता है प्रियंका जी, आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, और कौन सा हिंदू धर्म कहता है कि किसी के जाने के मंदिर जाने के बाद में आपको गंगा जल से शुद्धिकरण करना है? ये तो नहीं कहता। भगवान श्री राम तो सबरी के हाथों के बैर खाए थे, इसीलिए खाए थे ना, ताकि जो है कल को ये सब हरकतें ना की जाए। आज भी आप वो हरकतें करते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर आप उठा करके देखेंगे प्रियंका, जो उत्तर प्रदेश में नहीं, अब तो इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है कि जाति और धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जाएगा, जाति और धर्म देख करके कार्रवाई की जाएगी। आप भी यहीं पे जो उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में सावन के समय पे नाम लिखने का मुहिम चला हुआ था कि नाम लिखवाया जाएगा, उस समय भी यह प्रयास था कि धार्मिक उन्माद लाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ और धार्मिक उन्माद नहीं आया। अगर भाजपा कार्य ही करना चाहती तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भेड़िया कहने की बजाय ठीक है पूजा मिश्रा जी, ठीक है पूजा मिश्रा जी, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। हाँ ठीक है पूजा मिश्रा जी, ठीक है, आपने अभी तक जितनी भी दलीलें दी है, जितनी भी बात रखी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अपराधी की जात देखकर और उसके बाद उस पर कार्रवाई पर सवाल खड़े करना, ये भी कहां तक जायज है? अविरल जी इस पर जवाब दीजिएगा। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से पूजा जी ने कहा, इस बात को कम से कम ये जान ले और समझ ले, जाति और धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर डिवीजन जो किया जाता था, जो बंटवारा किया जाता था, वो अखिलेश यादव के शासन के दौरान किया जाता था, अखिलेश यादव की सरकार के दौरान किया जाता था। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, गुंडों पर कार्रवाई हो रही है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, बलात्कारियों पर कार्रवाई हो रही है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री रखते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और भविष्य में भी की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल अगर किसी चीज को ध्यान में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस रखती है, तो इस बात को ध्यान में रखती है कि ये व्यक्ति प्रदेश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना खतरे का साबित हो सकता है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, क्या अपराध इसके द्वारा किए गए हैं, इस आधार पर कार्रवाई की जाती है। इस बात को नंबर 1 समझ लेना चाहिए। नंबर 2, जिस प्रकार से जाति की बात कर रहे हैं, तो पहले ही हमें अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे थे, अभी यादव विरोधी बता रहे हैं, कोई ब्राह्मण विरोधी बता देगा, ये क्या तरीका है? और उसके साथ साथ ये बताएं, विकास दुबे को याद ये रखती है नहीं रखती है? विकास दुबे किस जाति का था, इस बात को कम से कम ये बताएं। विकास दुबे की जाति इन्हें बतानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं ये समाजवादी पार्टी के लोग विकास दुबे की जाति बताते हैं? एचएन उपाध्याय जी आपके पास, लेकिन अविरल मलिक जी, उसको भी तो उस पर भी तो फेक एनकाउंटर को लेकर सवाल आप पर उठाए जाते हैं ना। तो अगर जाति धर्म की राजनीति की आप बात नहीं करते, और मायावती जिस तरह से यहाँ साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट करके कह रही हैं कि उनके टाइम में फेक एनकाउंटर नहीं होते थे, यानी कि सपा, कांग्रेस और बसपा भी सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं फेक एनकाउंटर को लेकर। उधर पूजा जी एनसीआरबी के आंकड़े गिना रही हैं, तो आपके पास भी तो सफाई देने के लिए कुछ होना चाहिए ना। विपक्ष की सभी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही है फेक एनकाउंटर को लेकर। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है फेक एनकाउंटर की और जहां तक बात है विकास दुबे के एनकाउंटर की, तो विकास दुबे के द्वारा, उसके साथी सहयोगियों के द्वारा पुलिस पर गोलियां बरसाई गई थी कि नहीं बरसाई गई थी, इस बात को नंबर 1 ये बताएं। वो अपराधी था कि नहीं था, इस बात को ये बताएं। और उसके साथ साथ मंगेश यादव की आज बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल की पैरवी करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो ये बताएं कि उसके ऊपर 10 मुकदमे दर्ज थे कि नहीं थे, क्रिमिनल हिस्ट्री थी कि नहीं थी, तमाम जिलों में मुकदमे दर्ज थे। लेकिन अविरल मलिक जी, उसका जो पनिशमेंट है वो कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, या सरकार और पुलिस तय करेगी? एचएन उपाध्याय जी काउंटर कीजिएगा इस पर। ऐसा है प्रियंका जी, ये हमको बोलने अब दीजिएगा 2 मिनट कम से कम। ये जो हमारे भाई अविरल जी कह रहे हैं कि हमको हंसी आ रही थी कि बलात्कारियों को सजा मिलती है, अपराधियों को मिलती है हमारी सरकार, भ्रष्टाचारियों के, ये बीएचयू में जो रेप घटना हुई थी, किस तरह से ये आरोपी है, किस तरह से उनका स्वागत हो रहा था, मिठाई खिलाए जा रहे थे, बताइए किस तरह से स्वामी चिन्मयानंद जी को छोड़ दिया गया, किस तरह से आकाराम जी हो, बापू और वो आपके राम रहीम जी हो, किस तरह से पेरोल पर 100 से अधिक दिन तक छूट रहे हैं। ये महिला विरोधी चरित्र इनका बताता है। और आज अविरल जी मुसलमान का नाम तो ले लिए, लेकिन मुजफ्फरनगर का नाम नहीं लिए। चलिए कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। मुसलमान और मुजफ्फरनगर के अलावा इनको और कोई बात याद नहीं आती है। आप जो कह रहे हैं, एक कह रहे 10 मुकदमे थे कि नहीं थे मंगेश यादव पर,
प्रियंका जी जो विपिन यादव थे, विपिन सिंह थे, सचिन सिंह थे और अन्य थे, उन पर कितने 36 मुकदमे थे। उनके तो पैर पर गोली मारकर उनका आत्मसमर्पण कराया गया। अब बताइए, जिस व्यक्ति को आप लेकर जा रहे हैं उसका इनाम ही 50,000 घोषित करते हैं, एक ही दिन बाद 1 लाख कर देते हैं। इस पर प्रतिदिन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप बताइए। इसकी जब एक न्यायिक जांच होगी निष्पक्षता पूर्वक, खुद पता चल जाएगा। इनका एक और फेक इनकाउंटर का इतिहास सामने आ जाएगा लोगों को। आप बताइए, आज ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में वहां पर गए हैं सांत्वना देने के लिए, निश्चित रूप से। और वहां की स्थिति उनकी बहन से, उनके परिवार वालों से बात करने के बाद खुद पता चल रहा है कि किस तरह से मंगेश यादव को, एक यादव जाति होने का जो है भोगना पड़ा दर्द उनके परिवार को, जबकि और लोग को छोड़ दिया जाए एक तरह से। अविरल जी इस पर जवाब दीजिएगा, अविरल जी इस पर जवाब दीजिएगा। उसके बाद में अर्जुन उपाध्याय जी आपके पास आती हैं। विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी भी है, क्योंकि हिंदू एकता को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं, हिंदू संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, ये सब विरोधी हैं। आप बताइए, प्रियंका जी 1 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर फिर और घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में फिर वहाँ घटनाएं। ठीक है अर्जुन उपाध्याय, सवाल तो आपसे भी बहुत सारे, जवाब लीजिएगा, उसके बाद मैं आपके पास वापस आती हूँ। जी अविरल जी। एक प्रदेश में 1.5 साल होने जा रहा है, शांति नहीं कर पा रहे हैं। अरे उपाध्याय रुकिए ना, हो गया आपका, हो गया, ठीक है रुक जाइए। देखिए, पूरे देश की आप कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा 3-4 दिनों पूर्व ही कहा जा रहा था और इसी टेलीविजन चैनल में कहा जा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही गई है। हम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, इस बात को यहाँ चैनल में बैठकर आप कह रहे थे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, और आज उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हिंदू एकता को हम खंडित कर रहे हैं। अरे भैया, 2 दिन पहले के बयान पर आप टिकते नहीं है, 2 दिन पहले के बयान पर आप नहीं टिक रहे हैं, आप बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने दौर में गरीबी को बढ़ावा दिया था। हिंदुओं को आप यादव के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर तोड़ेंगे तो आप हिंदू एकता को तो समाप्त कर रहे हैं। आप तो पूरे देश की एकता को नष्ट कर रहे हैं। और आप हिंदू की बात इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, हिंदुओं को आप आपस में खुद ही बांट रहे हैं, प्रशासन के नाम पर, इनकाउंटर के नाम पर। नहीं कह पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, समस्या यही है। आप एनकाउंटर के नाम पर हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं। 2 दिन बाद कुछ कहते हैं, फिर 2 दिन बाद कुछ कह देते हैं, रोज नया बयान लाते हैं, नए तरीके से कर देते हैं कि आप रोज का काम कर रहे हैं, चलेगा एक समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, अब भी कह रहे हैं। देख रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अर्जुन उपाध्याय किस प्रकार से एक दिन बाद अपने बयान में तब्दीली लाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। लेकिन आज अच्छी बात है उपाध्याय जी, जिस प्रकार से 2-3-4 दिनों से आप लगातार हरा बोर्ड पीछे लगाकर बैठ रहे थे मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, आज कम से कम आप उससे दूर हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं, ये सबको दिख रहा है। गरीब के लिए योजनाएं चलाते हैं। जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो सरकार आने के पश्चात इस देश को आजादी मिली, गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, क्राइम से, बलात्कारों से आजादी मिलने का कार्य प्रारंभ हुआ। यही हमारी सरकार है जिस सरकार ने इन चीजों से, इन तमाम चीजों से, तमाम सुविधाओं से आजादी दिलाने का कार्य किया। हम इस देश को जिस प्रकार से कांग्रेस ने गुलाम बनाकर रखा हुआ था, एक मानसिकता से गुलाम बना रखा था, उस मानसिकता से मुक्त कराने का कार्य हमारे द्वारा किया गया। आपके काल में जनता लाइनों में लगती थी, हमने एक क्लिक तक पहुंचा दिया वो मामला। अब सब कुछ डिजिटल हो गया, इसीलिए चलिए ठीक है अविरल मलिक जी, आपके पास मैं आती हूँ। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। पूजा मिश्रा जी, लगातार जातियों को लेकर जिस तरह से यूपी में जंग छिड़ी हुई है और अब सभी पार्टियां अपने बयान देते हुए नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए की बात करती हुई नजर आ रही थी, मंगेश यादव को लेकर यदि आप बात करें, फर्जी एनकाउंटर की बात करें और ऐसे में मंगेश यादव के परिवार के साथ आप खड़े होने की बात करें, उपाध्याय जी ने कहा कि उनके नेता वहां उनके घर भी पहुंच रहे हैं, डेलीगेशन भी पहुंच रहा है, तो ऐसे में क्या आप ये बताना चाहते हैं कि कल को अगर कोई अपराध करेगा और अगर उसका सरनेम कुछ और होगा तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे वो कोई भी अपराध करे? आपको नहीं लगता कि इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा दे रही है
कि आप कोई भी अपराध करें, सरनेम अगर है तो कुछ पार्टियां आपके साथ खड़ी रहेंगी? प्रियंका जी, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खड़े हैं, फेक एनकाउंटर के अगेंस्ट में खड़े हैं। और जब जो यहाँ पे परिवार परेशान है, उन्होंने बोला कि उसको लेके गया था 2 दिन पहले। और अगर बात कर ली थी भाजपा की, भाजपा वालों की गाल बहुत बजाती है। सौरभ श्रीवास्तव जो बीएचयू की छात्रा का जिन्होंने रेप किया था, उनके बेल मिलने पर केक काट के स्वागत किया। इन्होंने कहा ना कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। वाकई हास्यास्पद बात कर लेते हैं कि जिनके ऊपर कोई हिस्ट्री केस होगा बचेगा नहीं। हास्यास्पद बात है क्योंकि इनके सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पर जो है मुकदमे रहे हैं और गंभीर धाराएं रही हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर तक के धाराएं रही है उनके ऊपर में। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे पहला कार्य ये लोग करते हैं अपने ऊपर से मुकदमे हटाने का। अब इनकी कार्रवाई होगी, अगर प्रियंका जी की कार्रवाई होगी पर बिपिन प्रताप सिंह से नहीं होगी, जो उसके ऊपर 36 मुकदमे हैं उसका सरेंडर करा दिया जाएगा। इनकी कार्रवाई होगी पर सौरभ श्रीवास्तव पे नहीं होगी। वो रेपिस्टों का स्वागत करेंगे। इनके आईटी सेल के अगर रेपिस्ट होंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी अगर 15-20 लोग हैं तो उसमें से 2 लोगों को ढूंढ लिया जाएगा, किसी समुदाय से आ रहे होंगे, किसी धर्म से आ रहे होंगे, नहीं, वो तो एक गिरोह के फिर तो आपको उस गिरोह के सभी लोगों के साथ संवेदना होनी चाहिए ना। फिर आप बात करिए, अगर उस गिरोह में अगर आप एक को अपराधियों के साथ करार दे रही है तो फिर इसका मतलब है कि गिरोह के सभी लोग कहीं ना कहीं इनोसेंट आप करार दे सकते हैं। प्रियंका जी, हमने कब का इनोसेंट करार दे रहे हैं? हमने कब का इनोसेंट करार दे रहे हैं? हम कह रहे थे जुडिशरी बनी हुई है प्रियंका जी ना। अगर पूजा मिश्रा को फांसी की सजा सुनानी होगी तो पूजा जी, मैं आपके पास में आती हूँ, मैं आपके पास में आती हूँ, मैं आपके पूजा जी 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, आपके पास में आती हूँ। बहस को हम जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता अजय राय का बयान सामने आ रहा है। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो भैया कैमरा थोड़ा साइड रखो। हेलो, तो गोभी से चला जाए। हमको बता रहे हैं हम कौन गाड़ी जाऊँगा, उसी लिए आपको बेहोश हो जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये सरकार जो आज चल रही है, योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या कराई गई। फैक्ट इसलिए आ रहे हैं सामने कि जो व्यक्ति डकैती करेगा, जो व्यक्ति चोरी करेगा, वो अपने घर पे सोएगा और उसका बाप टैक्सी गाड़ी चला रहा है ओमकारेश्वर में जाके। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। भुनाने की कौन सी बात है इसमें? आज सरकार ने आज जिस तरीके से इस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय किया है, आप देख सकते हैं कि बाप गाड़ी चला रहा है और बहन और माँ के साथ बेटा घर पे सोया है और उसको ले जाकर मारा जा रहा है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये तो संवेदना का समय है, लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं और उस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो। अत्याचार अन्याय के खिलाफ, और जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ हम मजबूती के साथ हमारे एक कार्यकर्ता खड़ा रहे। नहीं, बिल्कुल हम खड़े हैं, बिल्कुल हम लोग इनकी आर्थिक मदद भी करेंगे, इनका पूरा सहयोग करेंगे और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। देखिए, अब ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। जब डकैती 12 बजे होती है, बगल में एसपी ऑफिस के बगल में होती है, थाने के बगल में होती है, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, दिन में लूट कर चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप निर्दोष को ले आके मारते हैं और अपनी जो है छाती पीटते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये सरकार, आज जनता ने मन बना लिया है, जनता निश्चित तौर से इनको उखाड़ कर फेंकेगी। राहुल जी और अखिलेश जी जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और खड़े हैं। शीर्ष निर्देश से लड़ना है, संघर्ष करना है। जहाँ अत्याचार अन्याय होगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा और न्याय के लिए इनके परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे ये कहेंगे उस तरीके से हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये सरकार लगातार अत्याचार बुलडोजर चला रही थी। अभी बुलडोजर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई ना, इनकी ही बुलडोजर पे रोक लगी ना, इसका मतलब की गलत ये कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका इसको और हिदायत दी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका यही हो गए हैं, न्यायपालिका तय करेगा। हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से इसको अंजाम तक ले जाएंगे। मुझे लगता है अगर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है तो इसको न्यायपालिका से 156 दिन में जाके इनके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए। निश्चित तौर से मैं आया हूं, मैं तो अभी जानकारी प्राप्त की है, मैं अभी आज ही जो है कार्यालय पहुंचकर
महामहिम राज्यपाल को इनके लिए पत्र लिखूंगा कि इस पर तत्काल जो है न्यायपालिका से इसकी जांच कराई जाए। तो कितना दुखी है, इसमें भी कोई पैमाना थोड़ी होता है कितना है कि हम दुखी हैं, हम लोग सब लोग दुखी हैं, सब लोग आज बहुत ही अंदर से एक एक व्यक्ति, कांग्रेस कमेटी नहीं पूरा देश पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। आज निश्चित तौर से हम जितनी ताकत है उतनी ताकत से इनकी मदद करेंगे। अगला स्टेप क्या है कांग्रेस का? मैंने कहा ना कि जौनपुर में अगला स्टेप ये होगा कि अगला स्टेप मैं राज्यपाल को आज पत्र लिखने जा रहा हूं और इस पर न्यायिक जांच की मांग करूं। सड़क पर क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, हो गया सदन में नहीं सड़क पर ही तो आए हैं ना, सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित पूरे कानून व्यवस्था में पूरे प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तो आपने सुना कि अजय राय का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, और अविरल जी क्या कुछ कहना है? अजय राय का बयान सुनने के बाद राज्यपाल के पास जाने की बात कर रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं। जी नहीं, देखिए अजय राय जी का जो बयान आया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके द्वारा किस प्रकार से कहा गया कि ये राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं अयोध्या वाली घटना हुई मोहित खान के मामले में इन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी, ये कितनी बार वहां गए, कितना इन्होंने सहयोग किया, कितने पीड़ित पक्ष से ये एक प्रकार से पक्ष में खड़े रहे, इसका जवाब दें अजय राय जी। और साथ ही साथ चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। ऐसा है प्रियंका, ये संदेश खाली नहीं जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से वहाँ पर गए, वहाँ सांत्वना देने के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे, तो गए तो हत्या कराई गई है। आप जानिए जो अगर होगा, ठीक है पूजा मिश्रा जी फाइनल कमेंट। परिवार में रहेगा वो कहीं इधर उधर भागेगा। देखिए हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजों को जुडिशरी का कार्य जुडिशरी करे, जो लेजिस्लेटिव का कार्य लेजिस्लेटिव करे, जो एग्जीक्यूटिव का कार्य वो एग्जीक्यूटिव करे। इस तरीके से जो कार्रवाई चल रही हीरो बनने की ना मूवी नहीं है ना प्रियंका जी, हमारा लोकतंत्र देश है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। अगर अपराधी है अपराधियों को सजा सुनाए, अपराधी नहीं कोई बात नहीं है, सुनाए अगर अपराध सिद्ध होता है। पर इस तरीके से जंगल राज के तरीके से, डिक्टेटरशिप के तरीके से, किंगशिप के तरीके से जो है हम नहीं चलने देंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन के देश के अकॉर्डिंग से चलना चाहिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल मलिक जी, एचएन उपाध्याय जी और पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातीय राजनीति पर जंग छिड़ी है और इसी बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मंगेश यादव के घर पर पहुंचे हैं, राज्यपाल को चिट्ठी लिखने की बात कही जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि क्या कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। अब देखना ही होगा कि दोनों ही तरफ के यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने पक्ष हैं, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या विपक्ष के फर्जी एनकाउंटर की बात आगे आने वाले समय में सच साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई की बात, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।